अब हम देखेंगे इंक्लाइन प्लेन पर डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन का फोर्स कितना लगने वाला है, टाइम कितना लगेगा। इससे बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद आनी चाहिए। इसके कुछ रिजल्ट निकलेंगे, वो मैं आपको लास्ट में एक पेज में लिख के भी दे दूंगा। लेकिन पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। देखिए, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा सबसे पहले तो mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी। तो mg को हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर ये वाला एंगल है थीटा, तो हमारे पास सेंटर से इस तरफ एक फोर्स लग जाता है mg साइन थीटा। एक लगेगा यहाँ से ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n, और यहाँ से, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, उसको छोटे छोटे बना देता हूँ मैं इस तरीके से। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ से इस तरफ लगेगा mg कॉस थीटा, और फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा। अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो ये पूरा का पूरा स्फीयर इस तरीके से सीधा का सीधा स्लाइड का था। लेकिन फ्रिक्शन है तो देखो ये यहाँ पर स्लाइडिंग होने नहीं देगा इधर, तो फ्रिक्शन बोलेगा तुम इस तरफ रुको। तो फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पर इस तरीके से लगता है, फ्रिक्शन F। यहाँ पर मैंने उसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, वो एग्जैक्टली ऐसे लगता है, फिर वो आपको डायग्राम दिखेगा नहीं, इसलिए इस तरीके से मैंने बना दिया है। ओके, यहाँ पर हम 3 इक्वेशन लिख सकते हैं। पहली होगी हमारी फोर्स बैलेंस, फिर दूसरी होगी टॉर्क वाली, और फिर तीसरी हो जाएगी नो स्लिपिंग की कंडीशन। तो पहली जो कंडीशन है फोर्स बैलेंस में कर दूंगा, तो मेरे पास देखो आ जाता है mg साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसका नीचे की तरफ इधर कुछ एक्सेलरेशन है। दूसरी इक्वेशन आएगी हमारे पास टॉर्क से। देखो इन 3 फोर्सेस के कारण कोई टॉर्क नहीं होगा, सबके सब सेंटर से पास हो रहे हैं। सिर्फ फ्रिक्शन के कारण हमारे पास टॉर्क आता है, इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा, तो हमारे पास जो अल्फा आएगा वो एक्चुअली इस तरीके से आएगा। हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं F इंटू आर इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। यहाँ पर आई को मैं लिख दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर की टर्म में, m के स्क्वायर टाइम्स अल्फा। के क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ऐसा क्यों किया अभी आप देखोगे, हमारे पास वो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की टर्म्स में हम आंसर को लिखते हैं, तो याद करना आसान होता है, इसलिए हमने इसको ऐसा कर दिया। तीसरी इक्वेशन हम लिख देंगे नो स्लिपिंग कंडीशन। यहाँ से हमें पता चल जाता है एक्सलेरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। ऑलराइट, सबसे पहले हम पता करना चाहेंगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ से देखो फ्रिक्शन की जगह मैं लिख दूंगा फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम के स्क्वायर अल्फा अपॉन आर। यहाँ से लिख दो, देखो यहाँ से मुझे मिलता है फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम के स्क्वायर अपॉन आर टाइम्स अल्फा, और अल्फा की जो वैल्यू है उसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा ए अपॉन आर। ये वैल्यू हो जाती है एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स ए। ये हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। इस फ्रिक्शन की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी mg साइन थीटा माइनस एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टाइम ए इज इक्वल टू मास टाइम्स ए। यहाँ पर सारे के सारे m से m कट जाते हैं, और हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है g साइन थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगेन ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स में, जो फैक्टर है ना के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये बहुत जगह आता है। तो इसको हमने डिफाइन क्या किया हुआ है, n इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब इसको ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाता है हमारा एम के स्क्वायर विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अगर मेरे पास ये 1 प्लस एन आ गया, तो क्या मैं लिख सकता हूँ सीधे सीधे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एन। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब देखो, अगर हमारे पास रोटेशन वाली पार्ट को कंसिडर नहीं करना होता, यहाँ पे मान लो पॉइंट मास होता, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो हमारे पास सीधे सीधे एक्सेलरेशन आता है जी साइन थीटा। लेकिन रोटेशन होने के कारण, फ्रिक्शन होने के कारण एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्चुअली कम आती है, और वो हो जाता है 1 प्लस एन टाइम्स। इस तरीके से डिनोमिनेटर में 1 प्लस एन आ जाता है। ऑलराइट, अच्छा मेरे पास अगर एक्सेलरेशन आ गया है तो मैं क्या टाइम बता सकता हूँ, टाइम टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो हमारे पास टाइम होता है, मैं लिख सकता हूँ अगर ये वाली लेंथ हमारे पास एल थी, तो एल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। इनिशियली स्पीड की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास जो टाइम लगा
उसको नीचे आने में, ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लगा है उसकी वैल्यू हो जाएगी t इज इक्वल टू 2l/a का अंडर रूट। यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ 2l/, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है ये g sin थीटा, और 1 + n ऊपर चला जाएगा 1 + n। तो हमारे पास टाइम का भी फॉर्मूला आ गया। अब जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी, तो ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अच्छा, n की वैल्यू कैसे पता कर सकते हो? n की वैल्यू होती है I/mr²। जैसे रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² के बराबर, तो रिंग के लिए n की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूँ तो ये हो जाता है 2/5 mr²/mr², तो उसके लिए 2/5 हो जाता है, यानी कि 0.4। तो उसके लिए n की वैल्यू छोटी है तो उसको टाइम कम लगेगा। यहाँ पे सॉलिड स्फीयर जल्दी नीचे आ जाएगा, रिंग लेट आएगी। इस तरीके से आप चीज़ें समझ सकते हो। ऑलराइट, अब मैं देखना चाहता हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी थी। फ्रिक्शन का जो हमारा फोर्स था वो आया था mk²/r² टाइम a। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m × n × a, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m × n × a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है g sin θ/1 + n। तो बेसिकली ये बन जाएगा mg sin θ × n/1 + n। ये आ गया हमारे पास फ्रिक्शन का फोर्स। mg sin θ इस तरफ लगा था और उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारे पास पीछे की तरफ फ्रिक्शन के फोर्स के रूप में लगता है जो उसको रोटेट कराता है। और राइट, साथ में इसकी जो वैल्यू होगी, अब फ्रिक्शन का फोर्स ये तो लगा है उतना है, लेकिन फ्रिक्शन का फोर्स मैक्सिमम कितना होता है? देखो यहाँ पे म्यू टाइम्स n इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना। ये जो हमें ज़रूरत थी वर्सेस हमें अब इसको कंपेयर करना चाहिए कि भाई दिस हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। तो यहाँ से आपके पास म्यू की कंडीशन भी एक आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लोगे एक्चुअली म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास mg से mg कट जाएगा, cos थीटा उस तरफ चला जाएगा, तो म्यू हैज़ टू बी मोर देन और इक्वल टू n/1 + n tan थीटा। ये भी हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाते हैं, इन पे बेस्ड डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें तो एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। What is the minimum coefficient of friction for a solid sphere to roll without slipping on an inclined plane of inclination theta? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, म्यू हैज़ टू बी मोर देन और इक्वल टू n/1 + n टाइम्स tan थीटा। अच्छा, हमें सॉलिड स्फीयर के लिए n की वैल्यू पता है क्या? देखो सॉलिड स्फीयर के लिए n की वैल्यू हो जाती है I/mr²। सॉलिड स्फीयर के लिए वैल्यू हो जाती है 2/5 mr²/mr²। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाती है 2/5। तो n निकालना इतना सिंपल है। अब एक बार मेरे पास n की वैल्यू आ गई तो ये n/1 + n कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाती है म्यू हैज़ टू बी मोर देन और इक्वल टू 2/5/1 + 2/5 हो जाएगा 7/5 tan थीटा। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2/7 tan थीटा। इससे बड़ा होना चाहिए हमारा म्यू, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो हमारे 4 रिजल्ट हैं जिससे बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। A solid sphere and a spherical shell roll down on inclined plane from rest from same height. The ratio of the times taken by them is। तो देखो हमारे पास जो टाइम टेकन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसकी वैल्यू होती है √2l/ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होता है? g sin θ/1 + n। तो n ऊपर आ जाता है। अब आपको दोनों के लिए n की वैल्यू अलग होगी, बाकी तो सब कुछ दोनों में ही सेम है। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। n की वैल्यू क्या होती है? n इज इक्वल टू I/mr²। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो, हमें सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल के लिए पहले तो एन पता कर लेते हैं। एन फॉर स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, SPHERE, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? आई अपॉन एम आर स्क्वायर, तो हो जाता है 2/5 mr² डिवाइडेड बाय mr² विच इज इक्वल टू 2/5। एन फॉर शेल, उसकी वैल्यू हो जाती है 2/3 mr² डिवाइडेड बाय mr² यानी कि 2/3। अब हमसे पूछा है टाइम टेकन बाय दैम, तो टाइम ऑफ स्फीयर अपॉन टाइम ऑफ शेल, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये वाला पहले स्फीयर के लिए लिखो, फिर डिनोमिनेटर में सेम चीज़ फॉर शेल करो, तो ये सारी जो सेम वाली चीज़ें हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √1 + n फॉर स्फीयर अपॉन 1/1 + n शेल, और इसकी वैल्यू आ जाती है √1 + 2/5 अपॉन 1 + 2/3। सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पर तो आपको वैल्यू मिलेगी 5 + 2 ऊपर आ जाता है √7/5 अपॉन नीचे आ जाता है 5 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू √7 × 3 आर 21 अपॉन 25। ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बेस ये सवाल हो गया। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 40 दिन में हमने 2-2 घंटे की क्लासेस में सारा का सारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है विद लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप पूरा कोर्स भी देख सकते हो, कलरफुल नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, और हम मिलेंगे कहाँ पर? व्लॉग्स में। तो मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। वैसे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल पे कुछ भी कमेंट कर दो, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा हो गए वीडियो बनाते बनाते, आज तक कुछ हो ही नहीं रहा है, चैनल का व्यूज़ ही नहीं आ रहे। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करो। हम मिलेंगे व्लॉग में।